Hey friends, what's up? Once again, I welcome you all to the YouTube channel where physics becomes your friend. Yes, guys, it is Physics Ki Dunia, your own YouTube channel. And I am Kartikeya Srivastava. We are discussing class 11th syllabus, chapter number 2, which is units and measurements. In the previous lecture, we have discussed about physical quantities and dimensions. In today's lecture, we are going to discuss the application of dimension and principle of homogeneity. I hope that you guys are ready for this. So let's begin. Yes guys, तो पहला टॉपिक है आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. So the first question that comes to our mind is what principle of homogeneity states. तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी भी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐसे ही नहीं कर सकते. उसके लिए कुछ रूल है. यानी आप फोर्स को फोर्स से ही कंपेयर करेंगे, हाथी को हाथी से कंपेयर करेंगे, गधे को गधे से करेंगे, घोड़े को घोड़े से करेंगे. इट मींस ओनली टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी कंपेयर. अब नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है? डायमेंशन. ठीक है, मतलब कोई रिलेशन करेक्ट होगा अगर उसमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सारे टर्म का मतलब होता है जिनके बीच में प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन आ रहा हो. ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके बीच में प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन आता है उनको हम टर्म्स कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सबकी डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जा सकता है या उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन सेम है. अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है दो क्वांटिटीज का, तो आप उन क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बात कहता है. लुक एट इट्स स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all terms on both sides of the equation are same. जितने भी टर्म उस इक्वेशन में हैं, दोनों साइड्स एलएचएस में और आरएचएस में, उन सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलएचएस में एल डायमेंशन का फॉर्मूला है, मतलब डायमेंशन कितनी क्या आ रही है एलएचएस में? एल. तो आरएचएस में भी डायमेंशन एल ही आनी चाहिए, तभी ये रिलेशन करेक्ट होगा. अगर एलएचएस में एल आ रही थी और डायमेंशन आरएचएस में जब आपने देखी तो वो एम आ रही है, तो वो करेक्ट रिलेशन नहीं है. दैट्स कंप्लीटली इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट. इसको एक और तरीके से आप स्टेट कर सकते हैं. वो दूसरा तरीका क्या है? that another way of stating principle of homogeneity is that only those quantities can be added, subtracted or compared which have same dimensions. इसका मतलब दो क्वांटिटीज के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन ये तभी पॉसिबल है जब वो क्वांटिटीज सेम नेचर या सेम डायमेंशन की हो. जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर एल और एल का कंपैरिजन करते हैं तो वो रिजल्ट एल ही आएगा. देखिए यहाँ एल प्लस एल टू एल नहीं होगा क्योंकि टू की कोई डायमेंशन नहीं होती. एल प्लस एल क्या होगा? एल होगा. ठीक है, मतलब आपने देखा यहाँ एल एच एस में टू टर्म्स हैं, बीच में एक प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए पहली बात तो. और फिर ये जो टर्म्स की डायमेंशन है, एग्जैक्टली वही डायमेंशन इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ होनी चाहिए. ऐसा नहीं किया जा सकता था कि यहाँ एल होता, यहाँ एम होता और यहाँ आप टी लिख देते या कुछ और लिख देते, तो वो इक्वेशन बिल्कुल गलत होती. एल के साथ एल ही कंपेयर होगा, एल टी माइनस वन के साथ एल टी माइनस वन ही कंपेयर होगा, एम के साथ एम कंपेयर होगा. यू कैन नॉट कंपेयर टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस. ओके, ऐसे ही एल माइनस एल जीरो नहीं होता, ये भी आपको समझना है. एल माइनस एल का मतलब ये है कि एक टर्म एल ये रहा, माइनस के बाद एक दूसरा टर्म एल ये रहा, और इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? वही डायमेंशन आनी चाहिए जो इन दोनों की डायमेंशन है. सो ऑल द थ्री डायमेंशंस मस्ट बी सेम फॉर दिस रिलेशन टू बी
करेक्ट डायमेंशनली। यही बात देखिए यहां पर लिखी कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है इफ द डायमेंशंस ऑफ all terms, mark this word, all terms on both sides, okay, of the equation are same. डायमेंशन दोनों साइड सेम होनी चाहिए, जितने भी टर्म्स हैं उन सबकी सेम होनी चाहिए। टर्म्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स वो सब हैं जिनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, या इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है इसका, तो आइए एप्लीकेशन देखते हैं। 11th क्लास के सिलेबस और जो JEE मेंस या नीट के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, तो डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशंस की स्टडी में there are three applications. Out of those three applications, the first one I am discussing in today's lecture. That first application is to check the correctness of a physical equation. यानी आपको इसमें क्या दिया जाता है, एक फिजिकल इक्वेशन, एक फिजिकल रिलेशन दे दिया जाता है, और व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस फिजिकल रिलेशन का पता करना होता है वेदर दिस गिवन रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अब आप कैसे पता करें, उस फिजिकल रिलेशन के सारे टर्म्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके आप एलएचएस की डायमेंशंस पता करते हैं, आरएचएस की डायमेंशंस पता करते हैं, और उसके बाद अगर वो रिलेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ आरएचएस। यानी अगर किसी रिलेशन में डायमेंशन ऑफ एलएचएस डायमेंशन ऑफ आरएचएस की इक्वल है तो वो रिलेशन करेक्ट है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो रिलेशन इनकरेक्ट। तो जब भी आपसे कोई रिलेशन की करेक्टनेस चेक करने को बोलेगा तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ आरएचएस। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको आइडिया हो कि हाउ टू प्रोसीड इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां देखिए जरा, एक इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे लोगों को पता है ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। यहाँ s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t दोनों ही टर्म्स में टाइम है, a एक्सेलरेशन है, और हाफ जो है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, हाफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, नाउ अब देखिए जरा, अगर मैं एलएचएस की डायमेंशन की बात करूं तो एलएचएस में क्या था यहाँ पर, एलएचएस में अगर आप देखें तो एलएचएस में आपको यहाँ पर एस दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट है विच इज द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो उसकी एल होगी। आरएचएस में आपको दिख रहा था यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी पूरे की डायमेंशन आपको निकालनी है, और ये रिलेशन तभी करेक्ट होगा जब इस पूरे की डायमेंशन भी एल आएगी। तो देखते हैं, u की डायमेंशन, u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन होगी, टी टाइम है तो इसकी कैपिटल टी हो गई, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, ए एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और टी की डायमेंशन कैपिटल टी है टाइम की, यहाँ स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें एल टी माइनस वन इंटू टी, तो टी माइनस वन और टी प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बचेगा, पहले टर्म में एल बचेगा सिर्फ। फिर आप दूसरे टर्म में चलिए, टी माइनस टू और टी स्क्वायर, फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, यहाँ से भी सेकंड टर्म से एल। अभी अभी हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि अगर एल और एल को ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। ठीक है, तो आरएचएस की डायमेंशन भी कितनी आ गई, एल आ गई, और एलएचएस की डायमेंशन भी क्या थी, एल थी। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस करेक्ट हो गए, इक्वल हो गए, और इक्वल होने का मतलब हुआ कि दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो याद रखें, जब आपको करेक्टनेस पूछी गई है, अगर आपसे कहा गया चेक द करेक्टनेस, और ये चेक करना है आपको कि फॉर्मूला सही है या नहीं, तो उस केस में आप दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और फिर उनकी डायमेंशंस इक्वल आएंगी तो उन्हें इक्वल लिखेंगे, नहीं आएंगी तो उन्हें अनइक्वल लिखेंगे। यू कैन नॉट डू द थिंग दैट आप पहले से उनको इक्वल लेकर चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर पहले से आपने इक्वल ले लिया मतलब आपने मान लिया कि वो करेक्ट है, जो कि आप जब चेक करना है तो आप पहले से नहीं मान सकते कि वो करेक्ट है।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू प्रूव दैट या दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। आप देखें, आपको इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको वो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एल प्लस एल इज इक्वल टू एल। या वो मैंने एल लिया था, उसकी जगह एम होता तो एम प्लस एम इज इक्वल टू एम होता। वो अगर एम एल टी माइनस टू होता तो एम एल टी माइनस टू प्लस एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी हैविंग सेम डायमेंशन, ये मतलब था वहां पर। वो एल ले लिया था मैंने, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एल ही लेना है आपको। कोइंसिडेंटली यहाँ पर भी एल बना तो एल प्लस एल क्या होगा, एल होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया, एफ इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। जहां पर एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, एम मास है, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, एम यहां पर भी मास है। तो आप डायमेंशन ऑफ एलएचएस निकालें, तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एफएस, क्योंकि एलएचएस में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दे रखा है, एफ इंटू एस। एफ फोर्स है, उसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। एस डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायमेंशन एल। मल्टीप्लाई हुआ दोनों का तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। ठीक है, अब आरएचएस की डायमेंशन निकालते हैं। तो आरएचएस में क्या टर्म है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। डायमेंशन निकालें तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, एम मास था, उसकी डायमेंशन कैपिटल एम। वी वेलोसिटी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो एल टी माइनस वन उसकी डायमेंशन होगी। और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया आपने, फिर माइनस का साइन ये वाला, फिर एम, उसके बाद यू स्क्वायर तो एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी थी यू, एल टी माइनस वन उसका स्क्वायर, ये लगा दिया। अब देखिए जरा यहाँ पर, अगर आप ये पहला टर्म सॉल्व करते हैं तो m, और यहाँ एल टी माइनस वन का स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस टू। ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस टू, माइनस ये वाला, फिर इधर भी वैसी टर्म बनेगा एम एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस टू। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये फिर से वैसे ही एल माइनस एल वाली कंडीशन आ गई। भाई ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, उनके बीच में माइनस लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर दो सेम डायमेंशंस के बीच में प्लस या माइनस है तो उनका रिजल्ट भी वही आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू, ये इसका रिजल्ट आया। और यही रिजल्ट आपको दे रखा था एलएचएस में, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस इक्वल हो गई। और अगर ये इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन द रिलेशन इज करेक्ट। सो दिस रिलेशन f into s is equal to half mv square minus half mu square is also a correct relation dimensionally। डायमेंशनली तो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सिर्फ सारे रिलेशन करेक्ट ही होते हैं क्या, इनकरेक्ट रिलेशन नहीं होता? तो आइए देखते हैं कि इनकरेक्ट रिलेशन होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइ प्लस एम ए। यहाँ k काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, v वेलोसिटी है, और a एक्सिलरेशन, m यहाँ भी मास है। ठीक है, एलएचएस की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एलएचएस मतलब डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ वर्क की डायमेंशन सेम होती है, और एनर्जी का कोई भी फॉर्म है, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप जानते हैं, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। और वर्क की डायमेंशन आई होप कि आपने याद की हो, जैसे मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। जो वर्क की डायमेंशन होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। तो दिस इज ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एलएचएस की डायमेंशन तो ये निकल आई। आरएचएस में पहुंचे, आरएचएस में पूरा टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम। आप सॉल्व करते हैं, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, एम की कैपिटल एम, बी की एल टी माइनस वन, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ पर एम की कैपिटल एम, और ए एक्सिलरेशन है, इसकी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर टर्म बना, आप पहला टर्म देखें एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, प्लस दूसरा टर्म बना एम एल टी टू द पावर माइनस टू। अब आप जरा देखिए, ये दो डिफरेंट टर्म्स हो गए, ये एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू है और ये एम एल टी टू द पावर माइनस टू है। वो डायमेंशन आर डिफरेंट, यहाँ स्क्वायर है एल पर, यहाँ नहीं है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात? वहां पर एल पर स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, तो डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन होने का मतलब हो गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आर एच एल एच एस के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। और अगर डायमेंशन ऑफ एल एच एस डायमेंशन ऑफ आर एच एस के इक्वल नहीं है, इट मीन्स गिवन रिलेशन इज नॉट करेक्ट। गिवन रिलेशन करेक्ट नहीं है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू इज इक्वल टू, इस टर्म को हम न्यू रीड करते हैं। ठीक है, न्यू
भाई न्यू नया होता है ना, स्पेलिंग वो नहीं है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आप प्रोनाउंसिएशन समझे पहले कि जो न्यू माने नया होता है, इसको वही रीड किया जाता है। स्पेलिंग सेम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये दे रखा है, और बनता कैसे है ये, आप देखिए वी, स्मॉल वी बनाइए और स्मॉल वी को थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दीजिए, तो ये आपका न्यू बन जाता है। तो न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम दे रखा है। यहाँ पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, जिसे आप बचपन में एफ से शो करते थे, अब न्यू से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। टी क्या है, टेंशन। टेंशन एक फोर्स होता है। ओके, टेंशन इज अ फोर्स। और एम है मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि इस केस में जो एम है वो मास अपॉन लेंथ है। क्या है, मास अपॉन लेंथ। आप ये मत सोचिए कि सर हमें क्या पता, कभी एम मास मान रहे हो, कोई मास पर यूनिट लेंथ। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एम मास है कि मास पर यूनिट लेंथ, आप परेशान ना हो। तो यहाँ पर एम मास पर यूनिट लेंथ है, और मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। देखिए जरा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस यहाँ पर कितनी है। डायमेंशन ऑफ एलएचएस का मतलब डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टी टू द पावर माइनस वन। आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज टी टू द पावर माइनस वन, और डायमेंशन ऑफ आरएचएस इज डायमेंशन ऑफ अंडर रूट टी अपॉन एम। अब देखिए जरा, अंडर रूट टी टेंशन है, मैंने बताया टेंशन फोर्स होता है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, तो ये आपने टेंशन की डायमेंशन पुट कर दी। और मास की डायमेंशन होती है एम, लेकिन यहाँ मास अपॉन लेंथ है, तो मास की एम और लेंथ की एल, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो मास पर यूनिट लेंथ की क्या हो जाएगी, एम एल टू द पावर माइनस वन। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये एल ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस का था, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो एल स्क्वायर, क्योंकि एक एल पहले से, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और अंडर रूट है, इसका मतलब होल की पावर वन अपॉन टू। तो जब इसका वन अपॉन टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स में, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो आप देखें, डायमेंशन ऑफ एल एच एस क्या है, टी टू द पावर माइनस वन। डायमेंशन ऑफ आर एच एस क्या आ रही है, एल टी टू द पावर माइनस वन। तो दोनों डायमेंशन क्या है, नॉन इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। समझ में आ गई बात, ये रिलेशन भी करेक्ट नहीं है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, सिंपल है। देखिए आपको डायमेंशन याद है तो आप फटाफट फटाफट कर लेंगे। करने का तरीका ये है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अगर आपको डायमेंशन पता है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, यू कैन मूव एज फास्ट एज यू वांट। डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मुझको डायमेंशंस पता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये एक बहुत फेमस इक्वेशन है। ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन से पहली बार पता चला था कि मास भी चेंज होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है इस इक्वेशन की। आपको बस यहाँ ये समझना है कि इक्वेशन है एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन। यहाँ एम मूविंग मास है। ठीक है, आपको बस मास पे फोकस करना है। एम नॉट रेस्ट मास है, यहाँ भी आपको बस मास पे फोकस करना है। वी स्पीड ऑफ द बॉडी है, और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी वी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब आप एलएचएस की डायमेंशन देखें तो एलएचएस में तो एक ही टर्म है एम, उसकी एम क्या है, मास, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। आरएचएस में जो टर्म है वो काफी बड़ा है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन देखें तो एम नॉट मास है, उसकी डायमेंशन कैपिटल एम। वन की कोई डायमेंशन नहीं होती, माइनस की कोई डायमेंशन नहीं होती। वी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, क्योंकि वो स्पीड थी। और सी भी स्पीड है, लाइट की स्पीड सही, लेकिन स्पीड तो है, और स्पीड कोई भी हो उसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एल टी माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, कैपिटल एम। कैपिटल एम एलएचएस की डायमेंशन भी थी, तो आरएचएस और एलएचएस की डायमेंशन क्या हो गई, इक्वल हो गई यहाँ पर। और अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों की डायमेंशन इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन क्या है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पर छुप गया है, बट आपको पता है कि अगर डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन रिलेशन करेक्ट। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड थे किस पर, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर रहे थे। किसके लिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन।
जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में वो सही है या गलत, ये पता लगाने के लिए आप यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए उन क्वेश्चंस के अलावा जो अभी हमने समझे, जिनमें हम करेक्टनेस चेक कर रहे थे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट था कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड व्हिच हैव सेम डायमेंशंस, इस स्टेटमेंट का सीधे सीधे यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप करेक्टनेस चेक कीजिए। करेक्टनेस वो कहते हैं पहले से है, आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट्स दिए होते हैं, उन कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी होती है, यानी कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं, आपको क्या पता करना होता है, आपको पता करना होता है उनके डायमेंशंस और उनकी एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में मैंने यही पता करा है। आप देखिएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप देखिएगा। अब जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डायमेंशंस के बारे में, ये सारा इंपॉर्टेंट है, सो स्टूडेंट्स प्लीज पे फुल अटेंशन टू दिस, अच्छे से समझे, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें, देखें, डिस्कस करें फ्रेंड्स के साथ, समझें कि क्या डाउट्स निकल रहे हैं। आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉर्ट आउट करने की। एक जर्नी है जो स्टार्ट हुई है इस समय, और वो जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट हुई है, और दैट विल बी गुड इफ यू विल सपोर्ट मी, आई बी एबल टू गिव यू मोर न्यू एंड न्यू थिंग्स ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं अब इस पर कि ये वाला जो क्वेश्चन है या इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिनमें हमको कुछ कांस्टेंट दिए होते हैं जिनके डायमेंशंस और ऐसा यूनिट पता करना है, तो कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन ये मैंने लिया है, f इज इक्वल टू, अब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके लिए कॉमन हेडिंग है कि फाइंड द डायमेंशन एसआई यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट्स a एंड b। हर एक में कांस्टेंट आएंगे a एंड b और उनके डायमेंशन आपको पता करने हैं और एसआई यूनिट पता करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ये है f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पर f फोर्स है, a और b तो कांस्टेंट है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। ठीक है, अब यहाँ तीन टर्म है, क्योंकि देखिए इज इक्वल टू का साइन है और प्लस का साइन है, तो टोटल तीन टर्म है, एक एफ, एक ए रूट एक्स और एक बी टी स्क्वायर। तो इन तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि तीन टर्म्स हैं और हर किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स और डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो अब मुझे पहले ए का डायमेंशन पता करना है, तो मैंने क्या करा कि डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स, इसे उठाया और यहां से मैंने देखा कि डायमेंशन ऑफ एफ अगर डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स के इक्वल है, तो इट मींस कि डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। एफ फोर्स है, उसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होती है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, रूट का मतलब उसकी पावर वन अपॉन टू, ये एल टू द पावर वन अपॉन टू ऊपर जाएगा, तो एल की पावर वन पहले से था ऊपर, वन अपॉन टू ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो वन माइनस वन अपॉन टू क्या बचेगा, एल टू पावर वन अपॉन टू बचेगा। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ जाएगी, एम एल टू द पावर वन अपॉन टू टी टू द पावर माइनस टू। इस डायमेंशन को यूज करके अब आपको क्या करना है, एसआई यूनिट ऑफ ए निकालनी है, तो आप देखिए वो क्या आ जाएगी। एसआई यूनिट ऑफ ए के लिए आप देखें, एम मास है तो उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम, एल लेंथ है उसकी एसआई यूनिट मीटर, और पावर क्या है, वन अपॉइंट टू, तो यहाँ भी वन अपॉइंट टू लगा दिया। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है और उसकी पावर माइनस टू है, यहाँ माइनस टू लगा दिया। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एसआई यूनिट एज आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब पता करना था डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पर ये जो डायमेंशन ऑफ एफ और डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इनको इक्वल रखा, तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन टी स्क्वायर। एफ क्या है, फोर्स, उसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। टी की जो टाइम होता है उसकी कैपिटल टी होती है, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब ये टी स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, एक टी की पावर माइनस टू पहले से है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस फोर। तो ये डायमेंशन ऑफ बी क्या होगी, एम एल टी टू द पावर माइनस फोर। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट लिखते हैं तो एम के लिए किलोग्राम लिखिए, एल के लिए मीटर लिखिए, टी के लिए सेकंड, और फिर पावर माइनस फोर है तो माइनस फोर पावर लगा दीजिए।
तो किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -4, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ बी। सिंपल, ठीक है, समझ में आया? मतलब आपको क्या करना है, जितने टर्म्स है उन सबकी डायमेंशन सेम हो, आपको ये कोशिश करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा इससे, ताकि आपको एक लेवल और ज्यादा समझ में आए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें P पावर है, ठीक है, पावर या पावर जो भी आप कहते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। ए और बी के बारे में आपको फिर से पता करना। तो यहां पर आप देखें एलएचएस में एक टर्म है और आरएचएस में भी ऐसे देखने को एक ही टर्म दिख रहा है आपको, बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो यहां से डायमेंशन ऑफ पी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। भाई एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला उन्होंने कहा है कि इसमें आपको ए और बी पता करना है, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, ए और बी पता करना है, ठीक है। अब हमने देखा कि ऐसे तो एक में ही दोनों आ गए, ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो कैसे पता कर लेंगे? तो हमने देखा कि बी जो है वो एक्स स्क्वायर के संग माइनस भी हो रहा है। तो इसका मतलब बी अगर एक्स स्क्वायर के संग माइनस हो रहा है, तो मतलब न्यूमरेटर में, आरएचएस में न्यूमरेटर में दो टर्म हो गए, बी और एक्स स्क्वायर, और दो टर्म हुए तो दोनों की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन एल होती है। स्क्वायर लगाए तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, एल टू एल स्क्वायर या एल टू द पावर 2, ये डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ बी क्या हो गई? एल स्क्वायर या एल टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि बी और एक्स स्क्वायर दो अलग अलग टर्म थे और उनके बीच में माइनस लगा था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर किसी क्वांटिटी के साथ कोई दूसरी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की गई है, तो वो तभी पॉसिबल है जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की इक्वल होगी, तभी तो बी को एक्स स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे बी में से। अगर इनकी डायमेंशन डिफरेंट होगी तो आप कर ही नहीं सकते, नहीं तो फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा, और फॉर्मूला तो करेक्ट है क्योंकि आपको दिया गया है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो गई? एक्स स्क्वायर की डायमेंशन की इक्वल, विच इज एल स्क्वायर। और ऐसा यूनिट क्या होगी बी की? ऐसा यूनिट बी की क्या हो जाएगी? तो एल के करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। और स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब बात करते हैं कि ए टी की डायमेंशन क्या हो, वो ए की डायमेंशन क्या होगी। तो आप देखिए ए की डायमेंशन क्या होगी। अब यहां पर हमने देखा था कि डायमेंशन ऑफ पी जो थी वो डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी के इक्वल थी। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं। डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल टर्म। तो डायमेंशन ऑफ पी लिख दो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3। और डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी लिखते हैं। तो बी की डायमेंशन अभी भी निकाली एल स्क्वायर, माइनस एक्स की एल होती है तो एक्स स्क्वायर की भी एल स्क्वायर, अपॉन डायमेंशन ऑफ ए हमें पता करना है, इनटू टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ ए इधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो टर्म्स आए उनको सॉल्व किया और फिर न्यूमरेटर में ले गए। तो क्या बन गया? एम टू द पावर -1 टी स्क्वायर। इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट लिखोगे तो एम के लिए मास के लिए किलोग्राम, उसकी पावर -1, और टी के लिए, सॉरी टी के लिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, इट विल बी सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर था वो बाई मिस्टेक यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख गया था, इट वुड बी सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ ए विल बी किलोग्राम इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ ए ये हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पर P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम, और यहाँ पर भी ये V भी वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, और कैपिटल T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है? ए और बी की डायमेंशन और ऐसा यूनिट पता करनी है। तो देखिए जरा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि P जो है वो ए अपॉन वी स्क्वायर के संग ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं, तो जो डायमेंशन P की है वही डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर की होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू वी स्क्वायर। अब P प्रेशर है, इसकी डायमेंशन आपने याद की होगी, मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, ml-1 टी टू पावर -2। और V की जो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब होती है, स्क्वायर है तो आपने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब 3 2 6 और -1 ये वाला था एल का, तो 6 में से 1 गया तो 5, तो ml 5 टी टू द पावर -2, ये एक ही डायमेंशन हो गई।
अगर आप ऐसा यूनिट देखते हैं एक ही तो क्या होगी, तो एम के करस्पॉन्डिंग किलोग्राम, एल के करस्पॉन्डिंग मीटर और पावर 5 है तो 5, टी के करस्पॉन्डिंग सेकंड और पावर -2। तो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ ए। अगर आप बात करते हैं डायमेंशन ऑफ बी की, तो आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ वी यानी वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म के बीच में माइनस लगा है, और इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ है तो दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो बी की डायमेंशन हमें नहीं पता, लेकिन वी जो वॉल्यूम है उसकी डायमेंशन तो पता है। तो हमें ये पता है कि बी और वी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम की डायमेंशन है वही बी की डायमेंशन होगी, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, तो बी की डायमेंशन भी एल क्यूब होगी। ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या हो गई? ऐसा यूनिट ऑफ बी हो गया क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ बी। बी की ऐसा यूनिट क्या हो गई? क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है, क्योंकि एल के करस्पॉन्डिंग मीटर आ गया और पावर 3 थी तो पावर 3 लगा दी। क्लियर है गाइस? तो ये आपका आपके लिए आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे की बातें करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ से आपको फिजिक्स समझ में आ रही है, यू आर एबल टू डील विद द क्वेश्चंस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन comment in the box below. You can also follow me on Facebook, Twitter, and Telegram. The links are provided here, and I will also mention them in the description. Thanks for watching. It's your own YouTube channel, Physics Ki Duniya. Keep loving it and keep growing together. Thank you.